एमआईटी मणिपाल के मेरे और जितने भी वीडियोज़ हैं सब पे एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इसके रिव्यू वीडियो लेकर के आओ, बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो आज से ऑफिशियली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉलेज रिव्यू का ये सीरीज जो स्टार्ट हो चुका है, आगे चल के आपको और भी कॉलेजेस के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप लेट देख रहे हैं तो बहुत से कॉलेजेस के वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लिए, अगर आप ऑन टाइम है तो और भी आने वाले हैं। तो आज डिटेल वीडियो इसी पे होने वाला है कि एमआईटी मणिपाल के बारे में। और हाँ, अगर आपको 2 मिनट में देखना है तो आप दूसरा वीडियो देखो, क्योंकि जितना एस्पेक्ट्स मैं कवर करने की सोच रहा हूँ ना वो 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, कम से कम 15 मिनट तो उसको चाहिए ही चाहिए। जब इधर देखो सब अपना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं एमआईटी मणिपाल के ओवरव्यू से। तो 1957 में स्टार्ट हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज है, 188 एकर्स का इसका कैंपस है मणिपाल कर्नाटका में। 55 इसका इंजीनियरिंग में एनआईआरएफ रैंकिंग है। इसमें यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों ही चलाए जाते हैं। बीटेक में अप्रॉक्स यहाँ पे 2280 सीट्स हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ बीटेक में एडमिशन के लिए तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET उसको बोलते हैं, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है तो वो देख लेना आप। तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ ना तो उदयपुर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको नज़दीक होगा। उसके अलावा अगर आप कोयम्बतूर एयरपोर्ट से यहाँ जाते हैं या मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो तकरीबन आपको 65 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। तो एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग जो है ना मणिपाल इंस्टीट्यूट की वो 17 है। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 55 है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी 7 है। और एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग जो इसकी 30 है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड 751 से लेकर के 800 के बीच में इसका आता है। और वहीं पे एशिया की मैं बात करूँ इसी रैंकिंग का तो 215 यानी कि 215 रैंक पे आता है। तो रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसको एनआईआरएफ ने थोड़ा नीचे रैंक कर दिया, थोड़े के बहुत ही ज़्यादा, वो समझ से परे यार। एनआईआरएफ की भी क्रेडिबिलिटी जो है ना अब सबके दायरे में आने लग गया है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बीटेक में सीट मैट्रिक्स क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे जो यूजी के टोटल ब्रांच है यानी बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो 18 ब्रांचेज यहाँ पे बीटेक के चलते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 2300 सीट्स हैं। उसमें भी अगर मैं टॉप ब्रांचेज की मैं बात करूँ तो अगर आप CSE के देखें तो 200 सीट्स है, यहाँ पे ECE का देखें तो 200 सीट्स है, मैकेनिकल में भी 200 है और IT में 180 सीट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और जितने भी ब्रांचेज है उसका मैंने ऑलरेडी PDF टेलीग्राम पे दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको बीटेक में एडमिशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के MET के थ्रू यहाँ पे जो है एडमिशन होता है, उसके स्कोर के बेसिस पे फॉलोड बाय मणिपाल काउंसलिंग, इनका अपना खुद का काउंसलिंग होता है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो आपका मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स में, मैथ में और एक और आपका सब्जेक्ट्स हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बात करूँ तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपके क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट्स होना मस्ट है। और अब बात करते हैं कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है बीटेक में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे राउंड 7 की मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। रैंकिंग ये लास्ट राउंड होता है, तो अगर आप इतना लाते हैं या इसके आसपास लाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा। इससे अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कोई चांसेस नहीं बनता हुआ आपका दिखता है। तो अगर मैं बात करूँ ना कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का तो 5917 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। CSE की मैं बात करूँ तो 1505 रैंक तक जा रहा है। CSE AI एंड ML की अगर मैं बात करूँ तो 2402 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 5199 रैंक तक जा रहा है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की अगर मैं बात करूँ तो 4567 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और ECE की अगर मैं बात करूँ तो 8941 रैंक तक कट ऑफ जो यहाँ पे जा रहा है। अगर इतना आप लाते हैं इसके आसपास लाते हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो ये राउंड 7 का है तो आप सोचो कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर जाए ताकि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सके। अब फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ना तो मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ कि कहाँ पर कितना फ़ी लगता है और टोटल बजट क्या होता है, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए तो आप इस कॉलेज में बीटेक अपना कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊँ तो अगर आप ग्रुप C से हैं, ग्रुप C में जनरली क्या होता है ना CSE, ECE और IT के ब्रांचेज आते हैं। ग्रुप B में जो है बायोटेक हो गया, बायोमेडिकल हो गया या मीडिया टेक हो गया या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसे जो स्पेशलाइजेशन है वो ग्रुप B में है। हालांकि डिटेल वाला बजटिंग वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ग्रुप A में बाकी के जितने भी ब्रांचेज है वो सब आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं और आपका जो हॉस्टल है वो डबल ऑक्यूपेंसी का अटैच्ड बात है और नॉन AC है
तो आपका जो टोटल खर्चा बैठने वाला है अप्रॉक्स 28 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठने वाला है। तो उस हिसाब से देख लो, अलग अलग हॉस्टल्स की फ़ी अलग अलग है तो उसमें थोड़ा वेरी करता रहता है, तो उसके लिए वो वाला वीडियो ऑलरेडी आप जा करके देख लो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा कि मैं पार्टिकुलर हॉस्टल हूँ तो कितना बनेगा। यहाँ पे अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी का हॉस्टल लेते हैं और कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो तकरीबन 28 लाख रुपए तक का आपका बजट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का कि प्लेसमेंट क्या कुछ जा रहा है, इंटर्नशिप क्या कुछ चलता है, आगे फैसिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप इस कॉलेज को चूज़ करेंगे और कौन कौन पॉइंट्स के बेसिस पे आप इस कॉलेज को चूज़ नहीं करना चाहिए आपको। तो प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल का सिर्फ और सिर्फ बीटेक के प्लेसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ मैं देखता हूँ, उसमें पूरे अलग अलग ब्रांचेज या अलग अलग जो यूजी और पीजी के कोर्सेज उसको मिला देते हैं तो थोड़ा अलग फिगर हो जाता है। यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट आपको जो बीटेक के बारे में बता रहा हूँ। तो कंपनीज़ के मैं बात करूँ टोटल जो है कितने विजिट कर बीटेक के स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करने के लिए, वैसे तो कंपनी बहुत आई पर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 209 यानी कि 209 कंपनीज आई जिन्होंने बीटेक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब ऑफर करा। 1573 एलिजिबल स्टूडेंट थे आउट ऑफ 23 अप्रॉक्स, तो यहाँ पे इनटेक है। नंबर ऑफ ऑफर्स की मैं बात करूँ तो 1259 ऑफर्स जो है यहाँ पे दिए गए। स्टूडेंट्स प्लेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1118 स्टूडेंट्स जो है फाइनली प्लेसमेंट ग्रैब कर पाए। हाईएस्ट सीटीसी की मैं बात करूँ तो 44 लाख पर एनम का जा रहा है। एवरेज सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 10.36 लाख पर एनम का जा रहा है। मीडियन की मैं बात करूँ तो 8.5 लाख पर एनम का जा रहा है। और बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि भैया लोएस्ट का भी बताया करो, तो जो लोएस्ट पैकेज है वो 3 लाख पर एनम का यहाँ पे जा रहा है। और एक और बात, आप मीडियन हमेशा पकड़ के चलो। मीडियन क्या होता है ना कि आपको कम और बेश बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप स्टैट के स्टूडेंट्स नहीं है ना तो आप ऐसे समझो कि आप मीडियन को एवरेज की तरह ट्रीट करो तो आपको थोड़ा डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आने लगेगा। तो एवरेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, एक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिल गया बाकी को थोड़ा थोड़ा भी मिला ना तो एवरेज कुछ अलग फिगर हो जाता है, लेकिन मीडियन बहुत हद तक सही फिगर होता है। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो 8.5 लाख पर एनम का जा रहा है। और इंटर्नशिप पे ये मेरे को उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया एमआईटी मणिपाल, क्यों? क्योंकि 2022 का जो समर इंटर्नशिप था ना उसमें सिर्फ 118 ऑफर्स ही दिए गए थे। तो इस हिसाब से ये मेरे को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने के बावजूद 118 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे समर इंटर्नशिप ऑफर करा गया। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डीप डाइव कराऊँ प्लेसमेंट डेटा सा, तो अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज टॉप 50 ऑफर्स जो थे, टॉप 50 के ऑफर्स वो 38.04 लाख पर एनम का गया। एवरेज जो है टॉप 100 ऑफर्स का वो 29.58 लाख पर एनम का गया। टॉप 150 का जो एवरेज है ना वो 25.66 लाख पर एनम का गया। टॉप 200 ऑफर्स का जो है 22.57 लाख पर एनम का गया। वहीं पे टॉप 250 का जो एवरेज है ना वो 20 लाख जो है एवरेज जा रहा है, 20 लाख पर एनम का। तो अगर आप 20 या 20 से ज़्यादा के जॉब ऑफर कर यहाँ पे ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप 200 जो है स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। 200 से लेकर के 250 या 300 तक आपको आना मस्ट है, तभी जा करके एक अच्छा पैकेज यहाँ से आप ग्रैब कर पाएंगे जैसा इसका डेटा शो कर रहा है। आगे चल के बात करेंगे कौन कौन से ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट में ऑफर कर पाती है और कौन कौन से ब्रांच जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर यहाँ पे कुछ टॉप कंपनीज़ की बात करूँ तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज जो MNC कंपनीज जो वो विजिट करती ही करती है। तो उस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉलेज यहाँ पे कैसियो हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैप हो गया, फिलिप्स हो गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज जैसे जो टॉप कंपनीज है वो विजिट करती है। स्टार्टअप वगैरह तो विजिट करती है पर टॉप MNCs में आपके पास जॉब ग्रैब करने का यहाँ पे पूरे ऑप्शंस होते हैं, चांसेस होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनीज यहाँ पे हर साल विजिट करते हैं। इवन कोविड के टाइम पे भी कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है वो अबव एवरेज रहा है। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज का एक लेगेसी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। वो जब मैं आगे प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि इतना अच्छा प्लेसमेंट्स कैसे कॉलेज ऑफर कर पाती है, इस तरह की कंपनीज को कैसे जो है यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाती है, उसके पीछे कौन कौन सी फैसिलिटी जो है कॉलेज लगाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉप फैसिलिटीज़ की तो लाइब्रेरी हो गया, बॉयज़ हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और भी कई तरीके के जो स्पोर्ट्स है वो कवर हो जाते हैं। जिम है, टेक लैब देखने को मिलेगा आपको, कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी है, फुली वाईफाई कैंपस देखने को मिलेगा, शटल सर्विसेज भी MIT का अपना खुद का चलता है,
AC क्लासरूम्स आपको देखने को मिलेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल मिल जाएगा, गेस्ट रूम भी आपको देखने को मिलेगा। तो फैसिलिटी के मामले में कॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे क्लब एंड कमिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, आगे इस सब के बारे में कोई बात नहीं करता यूट्यूब पे यार, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो ताकि ऐसे डिटेल रिव्यू आपको हमेशा मिलता रहे। ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा क्लब एंड कमिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं कुछ एक आपको नाम बताऊँ तो फोटोग्राफिक क्लब हो गया, माफिया म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स क्लब हो गया, रेडेक्स क्लब हो गया, एस्ट्रोनॉमी क्लब हो गया, कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो गया, और भी कई तरीके के क्लब्स जो यहाँ पर रन करे जाते हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा रन करे जाते हैं। तो इस सब क्लब्स में आपको सीखने को बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मैं बात करूँ ना स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का, बहुत ज़्यादा निर्माण आते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का हर बार अपना अलग अलग नज़रिया होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन, तो जेंडर पार्टिसिपेशन की मैं बात करूँ, यूजी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप देख के कहीं से आ जाना, फिर ये कमेंट मत करने लगना कि भैया उसने तो कुछ और बताया, आप कुछ और बता रहा हूँ। मैं यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेल स्टूडेंट का, तो 79% स्टूडेंट्स मेल देखने को मिलेगा और 21% जो है फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। मोटे मोटे समझाऊँ तो 10 में से 8 जो है बॉयज़ होगा और 2 जो है गर्ल्स होगा। तो अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भैया मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का यूजी कोर्सेज में, तो 2% यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, 21% होम स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं और 77% जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। मान लो कि कोई एक उत्तर प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, तो आपको पूरा डाइवर्सिफाइड यहाँ पे बैच देखने को मिलेगा। इससे भी आपका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि आप जब ईयर में रहते हैं तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो एक कॉलेज का जो बैच है ना, वो डाइवर्सिफाइड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से MIT मणिपाल के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन से MIT मणिपाल के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँगा, तो इसका इनटेक बहुत ही छोटा है। अब जितने इसका टोटल इंटेक है ना, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है ना, उतने तो CSE IT के वहाँ पे इंटेक होते हैं। तो यहाँ पे छोटा इंटेक है, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अटेंशन जो होता है टीचर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे। जब बहुत बड़ी बैच होती है तो उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं जाता सभी पे। तो छोटा बैच होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लेसमेंट्स यहाँ पे गजब का है, हर साल बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट जाता है और अच्छी कंपनीज में ऑफर आते हैं, MNCs की तरफ से ऑफर आते हैं। तो प्लेसमेंट वाइज कॉलेज ज़बरदस्त है, इंटेक वाइज भी कॉलेज ज़बरदस्त है और वेल एस्टैब्लिश कॉलेज है इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडिया में हो या USA में हो। बहुत ज़बरदस्त इसका नाम जो है ना, रिकॉग्नाइज बहुत ज़्यादा है ये। और इसमें 2 सबसे कारण है। एक कि इसका जो अलुमनाई नेटवर्क है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। संजीव सूरी और सत्य नडेला जैसे यहीं पे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इसका जो अलुमना है ना, उसका फुटप्रिंट ग्लोबल लेवल पे है, तो इंडस्ट्री में अलग पहचान है। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि स्टार्टअप कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो MS कल्चर है या हायर एजुकेशन का कल्चर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर साल यहाँ से स्टूडेंट्स आईवी लीग के कॉलेजेस में जाते ही जाते हैं। तो इस वजह से इंडिया और USA में इस कॉलेज का जो नाम है ना, वो एकदम से ज़्यादा रेपुटेशन के साथ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी कोई कॉलेज होगा, इस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। और एक और बात क्या है कि जो MIT मणिपाल है ना, ये पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये बिट्स पिलानी के लेगेसी तक पहुंच पाए, या उसको टच करे या उसको क्रॉस करे। पहले इस रेस में जो था VIT वेलोर भी था, लेकिन VIT वेलोर का हमेशा सीट का जो है ना एकदम ह्यूज इनटेक और अलग अलग कैटेगरी में फ़ी, हाई फ़ी, तो इस वजह से वहाँ पर क्या है कि वो उस रेस में पीछे रह गए। लेकिन MIT मणिपाल बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है कि वो बिट्स पिलानी के लेगेसी को जो है टच कर सके। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि प्लेसमेंट्स में जो है ना, CSE हो गया या IT हो गया, CCE हो गया या ECE हो गया, ये जो ब्रांचेज है ना, बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देगी। लेकिन जो कोर के ब्रांचेज है ना, उसका जो है एवरेज, बिलो एवरेज भी चला जाता है प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या है ना कि जो कोर के तो हालत IIT, NIT, IIIT हर जगह ही ख़राब है। तो कोई इकलौती ये कॉलेज नहीं है कि जहाँ पे कोर स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अच्छी जॉब के लिए। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, तो CSE IT CCE जैसे कोर्सेज में ही आप एडमिशन लो, तो आपको बेहतर करियर ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि डिमांड उसी का है, तो सप्लाई भी उसी का होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छा जॉब जो है वो ग्रैब कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स का। तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है यार, 28 लाख बहुत ज़्यादा फ़ी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तब जब इस देश में 25,000 से ज़्यादा कमाने वाला आदमी जो है सिर्फ जो है 10% लोग ही हैं, तो उस हिसाब से इसका फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे को एक और पॉइंट जो है वो इसमें ये खटकता है
कि इसका इंटर्नशिप जो है वो बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो है इंटर्नशिप का रेट अगर आप देखें तो। और एक जो इसका लोकेशन है ना, वहाँ पे यार गर्मी और बारिश का एक सिस्टम है, तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा, पर ये कोई ऐसा बिग डील नहीं है कि उसकी वजह से आप इस कॉलेज को ड्रॉप कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंडिया में जो 3 कॉलेजेस हैं ना टॉप के प्राइवेट कॉलेज है, वो बिट्स पिलानी का हो गया, और IIIT हैदराबाद का हो गया, या MIT मणिपाल का ही आता है तीसरे नंबर पे ना। बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। ओवरऑल आप इस कॉलेज को CSE और IT ब्रांच के लिए चूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन कॉलेज है।